Ignited Minds Tutorials has recently posted an informative video on YouTube regarding the detrimental effects and causes of air and water pollution for CBSE Class 8 students. The video provides an in-depth explanation of how air and water pollution can harm human health, damage the environment, and disrupt ecosystems. The tutor also discusses the common sources of pollution, such as industrial waste, car exhaust, and agricultural runoff, and how they can be reduced or eliminated. In addition, the video includes examples of the harmful effects of pollution, such as smog, acid rain, and contaminated drinking water. Overall, this tutorial is an excellent resource for students who want to deepen their knowledge of the causes and effects of pollution and understand how they can contribute to reducing pollution in their daily lives. Okay, people, in 8th standard we will start with pollution of air and water. तो मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूँ कि हमारे टाइम पे जब हम पढ़ाई करते थे तो शायद ही पोल्यूशन के बारे में कोई भी टॉपिक हुआ करता था, ठीक है, मतलब बहुत कम, थोड़ा बहुत कहीं का मिल गया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो आपके हर सब्जेक्ट में, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में, थोड़ा बहुत साइंस में, आपको पोल्यूशन रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड विद रिगार्ड्स टू पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में काफ़ी सारा अवेयरनेस आपके स्टडी लेवल पे ही फैलाया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा अवेयरनेस, ठीक है। सो पोल्यूशन एक मेजर चीज़ हो गया है आज की तारीख में। इट इज़ अ मेजर थिंग दैट इज कॉजिंग, तो आपका एक दिस इज समथिंग दैट इज मेजर, पोल्यूशन इज समथिंग दैट इज मेजरली हैपनिंग और हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। Okay, so we will talk about pollution, what are its types. So what is pollution? The term pollution have been derived from the Latin word polluterium, which means to make dirty. मतलब भाई साहब dirty करना, ठीक है। pollution मतलब होता है dirty करना, ठीक है। So this is basically to make things dirty. A substance present in the environment in the proportion greater than its natural abundance, ठीक है। अगर जितनी कोई चीज जरूरत होती है उससे ज्यादा अगर हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, ठीक है। सो अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन अ प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस, इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट एंड दिस इज नोन एज पोल्यूटेड, ठीक है। कोई भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अगर हद से ज्यादा प्रेजेंट होती है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में जो भी चीज प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट, क्लियर है। ओके, दिस फिनोमिना इज नोन एज पोल्यूशन। दिस फिनोमिना, इसी को तुमको क्या बोलेंगे भाई साहब, पोल्यूशन। जस्ट वन मोमेंट पीपल। सो पोल्यूशन आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं पीपल। पोल्यूशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो लेट्स से आपका एयर पोल्यूशन हो गया, कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें से एयर पोल्यूशन होता है, या कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है जिसमें से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। सो वन इज एयर पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, हमारे इंडिया में इसका कोई रोक टोक नहीं है। दिवाली के पटाखे फोड़े जा रहे हैं हम, भाई सब कुछ भी हो गया, गाना वाना जोर से बजाए जा रहे हैं हम, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपका नॉइज पोल्यूशन होता है, लेकिन उसका कोई और चारा नहीं है। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ है, कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका नॉइज पोल्यूशन होता है, लेकिन उसमें और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा नॉइज पोल्यूशन अननेसेसरी होता है। जैसे आप भाई साहब अगर देखोगे, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ चलाई हैं या साइकिल चलाया है, हॉर्न हॉन्किंग हमारे यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप सामने आया जाओ 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 बजाते रहेंगे, ठीक है। सो आपको दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम है, अगला वाला भी आगे नहीं जा सकता, लेकिन पीछे वाले फिर भी बजाए जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, क्रिएटिंग ऑफ अननेसेसरी लेवल्स ऑफ नॉइज। दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन है भाई साहब, ठीक है, लैंड में जो डेब्रिस फेंका जाता है, ये सारा आपका क्या है, लैंड पोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर में जो हम कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। सो अलग अलग लेवल्स पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी विल टॉक अबाउट पीपल, एयर पोल्यूशन, ठीक है। द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स। सो प्राइमरली गैसेस कौन कौन से हैं आपके, नाइट्रोजन है भाई साहब आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड वाटर वेपर भी है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्मॉल ट्रेसेस में है,
एंड सम अदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, एंड सम अदर गैसेस। ये एयर का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इज टू अ ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% एंड दिस इज टू अ ट्यून ऑफ 21%। रेस्ट रिमेनिंग 1% आर अदर गैसेस, ठीक है। So the air around us is a mixture of many gases and obviously dust particles. ठीक है, the percentage of various gases present in air are nitrogen, which is approximately what? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा चीज प्रेजेंट है हमारे एयर में? नाइट्रोजन, that is to a tune of almost 79%, 78%. ऑक्सीजन आपका almost 21% है, and other gases are approximately 1%. इन other gases में और क्या क्या आ जाते हैं? What are the other things that will come in these other gases? हीलियम है, ठीक है, वाटर वेपर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर रहे हैं, सब कुछ प्लांट्स लोग अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है। सो दीज आर अदर गैसेस व्हिच आर देयर, ठीक है। क्लियर है पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, एयर में जब वो चीजें प्रेजेंट होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have harmful effects on both the living and non-living, it is referred to as air pollution, ठीक है। जब एयर में वो चीजें मिक्स हो जाती है, when air is contaminated by unwanted substances जब एयर में आ जाती हैं, ठीक है, which can have harmful effects, जिसका harmful effect हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे ही, ठीक है। अभी देखो, लिविंग का तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि जैसे एयर में अगर लेट्स से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। एयर में पॉइजनस गैसेस की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो ये तो हमारे लिविंग पे हो गया। नॉन लिविंग में कैसे हार्मफुल हो सकता है? नॉन लिविंग में हाउ कैन एयर व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड व्हिच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कैसे? जैसे समझो, अगर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, ठीक है, इसकी मात्रा अगर एयर में बढ़ती है तो जितने भी आपके सिल्वर से चीजें बनी होंगी वो काले पड़ने लगेंगे, दे विल स्टार्ट रस्टिंग, ठीक है। तो ये एयर के वजह से होता है। तो सिल्वर जो है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो काला पड़ता जाएगा, ठीक है। कॉपर की रस्टिंग, सिल्वर की रस्टिंग, ये सब चीजें होती रहती हैं। सो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में भी इंपैक्ट आता है आपका भाई साहब। पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल्स इन द एयर। Pollution is responsible for release of various chemicals in the air. Natural process to a large extent responsible for the release of various chemicals in the air. तो air pollution में क्या हो रहा है भाई साहब? पहली बात, हम नेचुरल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। दो चीजों से एयर में पोल्यूशन होता है, एक होते हैं मैन मेड प्रोसेसेस और दूसरा होता है नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस मतलब नेचर से ही जो हो रहा हो, ठीक है। तो वॉल्केनोस जो होते हैं, वॉल्केनोस से जो, ये अभी इंसान तो नहीं करा रहा है, वॉल्केनोस एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेसेस से जो एयर में पोल्यूशन फैलता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल प्रोसेसेस, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल्स इन द एयर। तो जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है वॉल्केनोस, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है भाई साहब? नेचुरल प्रोसेस लार्ज ह्यूमन एक्टिविटी और ऑल्सो, अभी ये आपका ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस से एयर पोल्यूशन हो रहा है, एक आपका है नेचुरल प्रोसेसेस और एक आपका है भाई साहब ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। सो देयर आर टू प्रोसेसेस बाय व्हिच एयर पोल्यूशन इज हैपनिंग, वन इज नेचुरल एंड द अदर वन इज ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे आपका वॉल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, फ्लड्स हो गए। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब आपका जैसे ये फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ये सब आपके ह्यूमन एक्टिविटीज हो गए, ठीक है। Substances causing air pollution may come from natural sources, ये natural sources से आ सकते हैं या man-made sources से आ सकते हैं। Substances which cause air pollution can be coming from natural sources as well as man-made sources. तो natural sources में क्या क्या आ जाएंगे भाई साहब आपके? क्या? तो एक और है क्या? ये देखो, ओके। सो नेचुरल सोर्स में भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। किसी जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग जनरली कब लगती है? जब सूखे पेड़ पत्ते हो जाते हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता घिसता है तो आग लग पकड़ जाती है और फिर पूरा जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। नॉट नेसेसरली पीपल, ज्यादा करके लोग भी लगाते हैं,
ठीक है, जंगल को क्लियर करने के लिए। लेकिन स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर में बहुत बड़ी आग जब लगती है, ठीक है, तो जो स्मोक एंड डस्ट अराइज होता है दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस, आपके वॉल्केनो से जो इरप्शंस हो रहे हैं उससे जो एयर में पोल्यूशन फैलता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। और क्या है भाई साहब, मैन मेड सोर्सेज में अगर हम देखें, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, मैन मेड ह्यूमन कॉज पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज, तो फैक्ट्रीज है भाई साहब, फैक्ट्रीज से जो एमिशन हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव पावर प्लांट्स, सो पावर प्लांट से जो एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों से एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों से जो जलता हुआ फ्यूल एमिट हो रहा है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। बर्निंग ऑफ फायरवुड्स, ठीक है, फायरवुड्स तो अभी हमारा कम हो गया है, पहले जब हमारे पास गैस चूल्हा वगैरह नहीं होता था तब हम फायरवुड्स का इस्तेमाल करते थे, तो बर्निंग ऑफ फायरवुड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड पोल्यूशन। डंग केक्स, गांव खेरों में आज की तारीख में भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो जो गोबर को आप ऐसे देते हैं और सुखाने के लिए उसको चूल्हा जलाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो डंग केक्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। ओके, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज and automobiles, so smoke which is basically coming from factories and automobiles is one of the causes of pollution, ठीक है। तो smoke जो आपके फैक्ट्री से आ रहा है, ऑटोमोबाइल से आ रहा है, that is one cause of pollution। burning of fossil fuels, fossil fuels मतलब क्या होते हैं भाई साहब, ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल, फॉसिल मतलब क्या होता है, फॉसिल, फॉसिल मतलब होता है डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनसे जो बनता है, ठीक है। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है, कोल हमारा डेड एंड डिकेड प्लांट्स एनिमल से बना हुआ है, कोल, केरोसिन हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉजेस एयर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, यूज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस दैट एमिट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये सीएफसी बेसिकली रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से होता है, फ्रिज हो गया, आपका भाई साहब एसी हो गया, जो भी आपके कूलिंग चीजें होती हैं उनसे ये एमिट होता है, एयर कंडीशनर्स, ठीक है, फ्रिजेस एंड एयर कंडीशनर्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बेसिकली एमिटेड फ्रॉम फ्रिजेस, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स एंड दे बेसिकली आर कॉजिंग अ हार्म टू द ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन और क्या क्या है भाई साहब, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, आप शहरों में भी देखेंगे जब मच्छरों को मारने के लिए दवा फैलाई जाती है, दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका एक ही इलाज है, इतने जो मच्छर हो रहे हैं तो उसको मारने के लिए फैलाया जाता है, वरना डेंगू से इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एमिट हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर। तो आपके हार्मफुल केमिकल्स एमिट होते हैं एयर में, ठीक है। What do you mean by air pollution? So air pollution is basically causing air pollution is mixing of certain things in air which are having harmful effects on both living and non-living things, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो एयर के साथ मिक्स होती हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं, किसको, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन आपका किन किन चीजों से होता है, एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक होता है आपका मैन मेड। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया और फ्लड्स हो गए, नहीं फ्लड्स तो एयर पोल्यूशन नहीं कर करेंगे, हाँ, और एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये हो गया आपके मैन मेड, ठीक है। ओके, सो दैट इज बेसिकली एयर पोल्यूशन। स्टेट द लैटिन वर्ड ऑफ पोल्यूशन जो दिया हुआ था आपका भाई साहब, दैट इज मेकिंग डर्टी। What are the causes of indoor air pollution? Indoor air pollution का causes क्या हो जाएगा, indoor, हाँ नहीं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो, हाँ, इंडोर एयर पोल्यूशन में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, दैट इज बेसिकली एमिटेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज, ठीक है, इससे भाई साहब एमिट होता है। स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। स्टेट वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। देखो, कार्बन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनस नहीं है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ही एमिट कर रहे हैं, अगर पॉइजनस होता तो हम ही मर गए होते, है ना। तो हमारे से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एवरी टाइम वी ब्रीथ आउट वी आर बेसिकली ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये एयर के टेम्परेचर, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, और ये पॉइजनस क्यों है ये समझ लीजिए। हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को लेता है ना। हमने अभी एयर ब्रीद इन किया, ये एयर जाता है हमारे लंग्स में, लंग्स से वो एयर से वो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। लंग्स क्या करते हैं, हमारे एयर से ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। जो एयर हमने ब्रीद इन किया है, जो एयर हमने ब्रीद इन किया है, हमारे लंग्स क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। द एयर दैट वी ब्रीद इन, द लंग्स टेक आउट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी ये कभी हो रहा है जब हम एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे लंग्स का एक टेंडेंसी है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने की टेंडेंसी लंग्स की ऑलमोस्ट 400 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर चॉइस रखा जाए लंग्स के पास, तो लंग्स कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाएंगे, और वो भी 400 गुना ज्यादा, 400 टाइम्स मोर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ही हमारे एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, lungs will not now take out oxygen, they will now take out carbon monoxide. The tendency of lungs to get carbon dioxide from the atmosphere is almost 400 times more than the tendency of lungs to get oxygen from the atmosphere. Clear है? तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में पॉइजनस नहीं है, ठीक है, लेकिन लंग्स की टेंडेंसी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करना, ना कि ऑक्सीजन के साथ। तो अभी क्या होगा, एयर तो हमने लिया अंदर, लेकिन उस एयर से लंग्स ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। तो अभी क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ने लगेगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं है, हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो नाउ वी विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड द पर्सन विल डाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर कोई ड्राइवर किसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और रात को वो एसी चलाकर सो गया, ज्यादा करके एसी के पाइप्स में ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड भरा होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि आपके घर में अगर एसी वाला आता है सर्विसिंग करने के लिए, तो गैस भरता है, वो गैस एक्चुअली में कुछ नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये कूलिंग पाइप्स हैं, कभी कभी इन पाइप्स में लीकेज हो जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लीकेज, इफ देयर इज अ लीकेज, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता रहेगा। लेकिन गाड़ी अगर बंद है, और गाड़ी बंद रहती है, जब आप एसी चलाते हैं तो गाड़ी बंद रखते हैं, समझ लो कोई ड्राइवर है वो सो गया है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस पूरे इसमें भर जाएगा, और उस ड्राइवर को पता भी नहीं चलेगा, और वो वहीं पे मर जाएगा। देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंसेस दैट हैव हैपेंड दिस वे, दैट द ड्राइवर वाज एक्चुअली स्लीपिंग इनसाइड अ व्हीकल, रात को भाई साहब वो एसी चलाकर सो गया है, किसी को छोड़कर गया है, ठीक है, उसके मालिक कहीं गए हैं, और ये भाई साहब आराम से, और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से वहीं पे डेथ हो गई, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में पॉइजनस नहीं है, लेकिन हमारे लंग्स की एफिनिटी और टेंडेंसी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 400 टाइम्स मोर than its affinity to combine with oxygen, because of which the moment it gets carbon dioxide in its environment, it will stop combining with oxygen, and our body will run for a deficit or no oxygen at all, ठीक है, because of which we are going to die. Are we clear on this one people? ठीक है, तो ये आपका होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज formed by incomplete combustion of fuels। जब कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो पूरा बर्न आउट नहीं होते हैं, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। So there are certain fuels. Harmful effects of carbon monoxide: a high concentration of carbon monoxide in air affects the growth of plants, causing leaf drop। तो आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे ही लीव्स ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट। अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर बढ़ता है, सो इट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लीफ ड्रॉप्स, ठीक है, लीव्स आपके ऐसे ड्रॉप होते रहेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी वैसा भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। इनहेल हमने जैसे बताया आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इंपैक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड पासेस टू द लंग्स इनटू द ब्लड, तो हमारे लंग्स से ब्लड में चला जाता है। हमारा लंग्स अभी ऑक्सीजन नहीं लेगा, एयर गया अंदर, एयर से ऑक्सीजन हमारा लंग्स निकालता है,
लेकिन अगर उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालेगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पूरे ब्लड में फैल जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पासेस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड। ठीक है, इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स नोन एज कार्बोक्साइल हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमारा पहले देखो ऑक्सीजन के साथ हमारा हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो क्या फॉर्म करता है भाई साहब, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जब आपके एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, ऑक्सीजन भी हो, तब हेमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्साई हेमोग्लोबिन। इट विल फॉर्म कार्बोक्साई हेमोग्लोबिन, और ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। दिस विल बेसिकली थ्रू आवर ब्लड इट विल फ्लो इनटू द एंटायर सिस्टम। क्लियर है, समझ में आतम पीपलम। ठीक है, इट कॉजेज सफोकेशन एंड अनटाइमली डेथ। सफोकेशन होते होते इंसान मर जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी किसी इंसान का आपने अगर देखा रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा, फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाने का। ठीक है, जैसे आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उन लोग उसको ऑक्सीजन लगा देंगे। दे विल बेसिकली डू एन ऑक्सीजन, जो मतलब पेशेंट्स को लगाया जाता है वो ऑक्सीजन, ताकि उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पंप इन कर सके। ठीक है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में अभी कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया है, एंड दैट कैन कॉज एन अनटाइमली डेथ। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हम दूसरे गैस पे आते हैं जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अपने आप में एक पॉइजनस गैस नहीं है। ठीक है, बट इट कॉजेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोलियम और गैसोलीन। ठीक है, पेट्रोल और गैसोलीन के बर्निंग से ऑटोमोबाइल्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या क्या है भाई साहब, हार्मफुल इफेक्ट्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज हार्मफुल टू प्लांट्स। ऑब्वियसली देखो ऐसे प्लांट्स ऐसे मुरझा जाएंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू गेट डैमेज्ड एज इट रिजल्ट्स इन रिटार्डेशन ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक्सेसिव प्रेजेंस क्या करेगा, इस प्रोसेस को बंद करवाएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक जो है, फोटोसिंथेसिस जो है उतनी नहीं होगी, तो मतलब फूड प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड। अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी अपने आप में। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ह्यूमन बींग्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कॉज मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह पॉइजनस नहीं है, डेथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे लंग्स में बहुत सारी तकलीफें बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस या प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉग क्या होता है भाई साहब, आज की तारीख में आप लोग देख रहे होंगे, जब से ये दिसंबर का महीना चालू हुआ है, सुबह के टाइम पे भरपूर सूरज नहीं मिलता होगा आपको, है ना, यू विल सी एक धुंधला हुआ सा एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, सुबह के टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉग। A thick fog-like layer envelops in the atmosphere. This layer is called smog, which is made up of smoke and fog. ठीक है, तो एक thick layer सा envelope होता है और इसको हम smog बोलते हैं। ये smoke और fog से बना हुआ है, smoke और fog से बना हुआ है। ठीक है, smoke contains oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. ठीक है, तो smoke basically क्या contain करता है, it contains oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. ठीक है, इससे smog form होता है। ठीक है, smog में क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, एस्थमा हो सकता है। ठीक है, एस्थमा मतलब जिसको दमे की बीमारी होती है, मतलब हम बोलते हैं ना सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, एस्थमा होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज होता है, ये क्यूरेबल नहीं है। क्यूरेबल नहीं है मतलब जिन लोगों को एस्थमा होता है उन लोगों को ये अपने साथ कैरी करना रहता है, उन लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, ताउम्र लेनी पड़ती है। इट इज अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, एस्थमा जनरली आपका जेनेटिक होता है। ठीक है, कफ हो सकता है। ठीक है, कफ हो सकता है, वीजिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, काफी सारा वीजिंग भी होता है। तो दीज आर बेसिकली स्मॉग रिलेटेड डिजीजेस या आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस, प्राइमरी आपके रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम CFCs बोलते हैं, ये ज्यादा करके रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से निकलते हैं। अभी देखो रेफ्रिजरेटिंग यूनिट मतलब आप AC बंद कर दोगे कोई बात नहीं, आप घर में फ्रिज भी बंद कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप तक जो खाना पहुंच रहा है ज्यादा करके उसको रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स में रखा जाता है। आलू जो आप तक पहुंचता है वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। मिल्क जो आप तक पहुंच रहा है वो भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जहां पे ये रखा जा रहा है वो भी आपके रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स हैं और वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज बेसिकली एमिटेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटिंग और कूलिंग यूनिट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज CFCs। और ये प्राइमरली किसको डैमेज करती हैं, ओजोन लेयर को।
When CFCs are released in the atmosphere, it damages the ozone layer of the atmosphere. तो आपके भाई साहब अब यहाँ पे आपका ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको डैमेज करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर अगर आपका डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आप तक पहुंचेंगे डायरेक्टली। सन से सारे रेज पहुंचने चाहिए सिवाय अल्ट्रावायलेट के, और अल्ट्रावायलेट अगर हम तक पहुंचने लगा तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर। स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, विच इज अ वेरी मेजर फॉर्म ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम आवर sun are reaching directly and falling on us, it can cause serious diseases like skin cancer, and the only medium to stop this is basically ozone layer, and ozone layer currently is getting impacted by the amount of CFCs। CFCs जो होते हैं ये सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। So when chlorofluorocarbons are released in the atmosphere, it damages the ozone layer of the atmosphere। CFCs are mostly used as refrigerants, as propellants, solvents and foaming agents, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, जहां पे भी आपके रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स होते हैं, कूलिंग यूनिट्स होते हैं, वहां पे CFCs यूज होते हैं। प्रोपेलेंट्स, मस्कीटो प्रोपेलेंट जो होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स में यूज होता है, और फोमिंग एजेंट्स में भी यूज होता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ CFCs, ये क्या करते हैं भाई साहब, डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब डिलीशन, मतलब खत्म होना। ओजोन लेयर में काफी सारे होल्स बन चुके हैं, सो इट इज बेसिकली कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, it is causing depletion of ozone layer, ठीक है। so acidic gases are released into the atmosphere। अब देखो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide gases are carried upward by the wind, और ये ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे, विंड इसको ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है। gases combine with water droplets to form acids, और ये एसिड रेन होता है, ठीक है। तो आपके एसिड रेन में क्या क्या होता है, देखो H2SO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यही सब नीचे एसिड बनकर गिरते हैं। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज प्लांट्स, पोल्यूट्स वाटर सोर्सेज एंड सॉइल्स एंड इरोड्स बिल्डिंग्स, ठीक है। ये जो आपके एसिडिक गैसेस होते हैं कौन कौन से, ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज बेसिकली व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट एल्स डू यू हैव एज एन एसिडिक गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो दिस इज व्हाट पीपल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज व्हाट पीपल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर कैरिड ऑन टॉप बाय एयर, ये ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाकर भाई साहब क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, यही क्लाउड्स रेन होकर गिरते हैं, एंड दिस इज बेसिकली एसिड रेन। जब ये नीचे गिरता है तो जमीन को बर्बाद करता है, जिस जमीन में आपके प्लांट्स होते हैं, एसिड रेन डिस्ट्रॉयज प्लांट्स, इससे प्लांट्स मरते हैं, ठीक है। पोल्यूट्स वाटर सोर्सेस, वाटर में, ये वाटर में जो मछलियां हैं वो मरने लगती है, इसीलिए आप देखोगे जब नई नई बारिश होती है तो तालाबों में काफी सारी मरी हुई मछलियां पाई जाती हैं, जब नई नई बारिश चालू होती है। क्योंकि जब नई नई बारिश चालू होती है, मतलब जैसे जून का महीना आया और लेट्स से 9 या 10 ऑफ जून है और नया नया पहला बारिश गिरता है, तो काफी सारे तालाबों में आप देखेंगे मछलियां मरी पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये जो बारिश गिरा है उसमें काफी हाई कंटेंट ऑफ एसिड होता है, वो नया नया बारिश है, ठीक है, तो उसमें काफी हाई कंटेंट ऑफ एसिड होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन्स में ये सारे मारे जाते हैं, ठीक है। So that is one thing. That is one thing. Acid rain destroys plants, pollutes water sources. ये water sources को pollute करता है, ठीक है, and soil and erodes buildings, और soil को भी pollute करता है, soil को भी pollute करता है, और buildings को भी erode करता है। जो buildings होते हैं हमारे, उनको भी भाई साहब ये तकलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है। buildings में erosion cause करता है, buildings में भाई साहब आपका corrosion cause करता है, buildings weak होने लगती है, ठीक है, क्लियर है। So acid rain is caused by acidic gases, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम आते हैं भाई साहब किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। अगर बहुत ज्यादा, देखिए नेचर का इक्वेशन बहुत बैलेंस्ड है, हम जितना एनिमल्स लोग हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और जितने प्लांट्स लोग हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो कभी भी नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स इज बेसिकली कंज्यूम्ड बाई प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। So there will never be an excess of carbon dioxide in the atmosphere, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कब होगा, जब आप प्लांट्स को काटने लगो, जब आप डिफॉरेस्टेशन करने लगो, जब आप ज्यादा मशीनरीज बढ़ाने लगो, जब आप ज्यादा एमिशंस करने लगो, so then the carbon dioxide content will increase, जो हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, समझ लो ये अर्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हीट है
जो सन का रेज आ रहा है ये अर्थ पे आकर वापस जाना चाहिए, लेकिन ये वापस नहीं जाता। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ट्रैप्स द हीट, ठीक है। अभी आप लोग समझ लो 6 7 8 जन बैठे हो जो, ठीक है, इतनी गर्मी नहीं लगेगी। अभी यहाँ पे अगर 50 जन बैठ जाएं, 30 जन भी बैठ जाए तो काफी गर्मी लगने लगेगी। क्यों? पंखा तो चल रहा है। तो इन लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट आउट कर रहे हैं ये हीट को ट्रैप करने लगेगा, ठीक है, हीट को ट्रैप करने लगेगा और तब ये गर्मी बढ़ने लगेगी। इसलिए हमको एसी चलाना पड़ेगा तब, ठीक है। अदरवाइज विदिन 5 और 6 पीपल यू विल नॉट इट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है हीट को ट्रैप करना, इट ट्रैप्स हीट, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने चालू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, ये धीरे धीरे मेल्ट होना चालू होंगे, और मेल्ट होना चालू होंगे तो सी का लेवल, ओशन का लेवल बढ़ना चालू होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉजिंग बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिस्ट्रक्शन, ओजोन लेयर का भाई साहब डिस्ट्रक्शन, आपने देखा कौन इसका मेन है? CFCs, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रेन, कौन कौन से एसिडिक गैसेस हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच आर एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओजोन डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ। लेट अस स्टडी ईच इफेक्ट इन डिटेल। नेम द मेन एयर पोल्यूटिंग गैसेस, कौन कौन से एयर पोल्यूटिंग गैसेस हैं? बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके मेन एयर पोल्यूटिंग गैसेस हैं। व्हाट इज स्मॉग? It is basically produced by smoke and fog. और what does it do? It causes many respiratory diseases. काफी सारे respiratory diseases cause करता है, ठीक है। What are the problems arising from air pollution? क्या क्या problems हैं? Global warming हो रही है भाई साहब, ठीक है। और क्या हो रहा है? Acid rain हो रहा है, yes. What else? Respiratory diseases हो रही है भाई साहब, respiratory diseases हो रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब? Corrosion हो सकता है, कोरोजन, क्योंकि एसिड रेन से कोरोजन हो रहा है बिल्डिंग्स का, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। वाटर पोल्यूशन क्यों? क्योंकि एसिड रेन जब वाटर के ऊपर गिरता है तो उसमें वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। व्हाट आर CFCs? CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स व्हिच आर एमिटेड बाय रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होते हैं और इनका मेन नुकसान क्या होता है? ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करते हैं। दे बेसिकली डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है। क्लेरम 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 पिपलम, ओके ओके। तो आपके देखो जितने भी एसिडिक गैसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि विंड उनको ऊपर लेकर जा रहा है, और ऊपर जाके वो बादल बन रहे हैं और फिर भाई साहब वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। गैसेस डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। तो रेन वाटर में गैसेस डिसॉल्व हो रहे हैं एंड दे आर फॉलिंग एज एसिड रेन। एसिड रेन किल्स प्लांट लाइफ, पॉल्यूट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड इरोड्स स्टोन वर्क, ठीक है। स्टोन वर्क जैसे अगर आप देखोगे ताजमहल, हर बार मतलब उसमें इरोजन कॉज हो रहा है, ठीक है। जितने भी आपके स्टोन से चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो भाई साहब आपके मॉन्यूमेंट्स हो चाहे मंदिर हो, उनमें इरोजन कंटिन्यूअसली हो रहा है। एसिड रेन किल्स प्लांट लाइफ को बर्बाद करता है। पॉल्यूट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज, इनको भाई साहब पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड इरोड्स स्टोन वर्क, स्टोन से जो बिल्डिंग्स बनी है उनको भाई साहब ये इरोड करता है, ठीक है। सो एसिड रेन इज कंटिन्यूअसली डूइंग दिस। The term acid rain is used to describe all the precipitations, rain, snow, fog, dew that are more acidic than normal water, ठीक है। नॉर्मल वाटर से ये एसिडिक है। नॉर्मल रेन इज ओनली स्लाइटली एसिडिक। जो नॉर्मल रेन होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? 5.6। pH मतलब जानते हैं, समझते हैं, ओके। pH मतलब एक स्केल होता है, ठीक है। इसकी भाई साहब रैंकिंग होती है 0 से 7 और 7 से 14, ठीक है। जितनी भी चीजें 0 से 7 में होंगी वो होंगी आपकी एसिडिक, और जितनी भी चीजें आपकी 7 से 14 में होंगी वो होंगी आपकी बेसिक। ये वाला स्ट्रांगली बेसिक होगा और ये जितना 0 की तरफ जाएगा उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा। यहाँ पे जो चीजें होंगी या यहाँ पे जो चीजें होंगी ये वीकली बेसिक होगा, ये वीकली एसिडिक होगा। तो जैसे अगर आप देखोगे 5.6 इज वेरी क्लोज टू 7, है ना, तो ये वीकली एसिडिक होगा, ठीक है। नॉर्मल रेन इज स्लोली इज ओनली स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम एसिडिक है, या हम इसको वीक एसिड बोल सकते हैं, वेरी वीकली एसिडिक। नॉर्मल रेन इज वेरी वीकली एसिडिक अबाउट 5.6 जो चलता है, ठीक है, जो चलता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद इट टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। तो अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रहेगा और ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई साहब? दिस विल फॉर्म
H2CO3 which is what people, carbonic acid. This is what carbonic acid. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड अपने आप में एक वीक एसिड है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक हैविंग पीएच ऑफ अबाउट 5.6। इसका पीएच कितना है आपका? 5.6। ठीक है, ओके। तो CO2 प्लस H2O ये क्या बना रहा है आपका? H2CO3, वेरी स्लाइटली एसिडिक। pH of acid rain usually ranges between 5.6 and 3.5 and at times it can be as low as 2। जितना लोअर होता जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो यहां 7 है, ये न्यूट्रल है, जितना आपका इस तरफ आता जाएगा जीरो की तरफ, उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो 5.6 तक ठीक है, लेकिन अगर आपका 3.5 हो गया या 2 हो गया, ये मतलब इस तरफ आता जा रहा है, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है। द मोर इट इज टर्निंग आउट टू बी एसिडिक एंड दैट कैन बी डेंजरस। ठीक है। pH of acidic rain usually ranges between 5.6 and 3.5 and at times it can be as low as 2। ठीक है, at times it can be। तो formation of acid rain भाई साहब, power plants, industries, smelting plants and automobile exhaust produce oxides of sulfur and nitrogen। तो जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स मतलब जहां पे मेल्टिंग होती है बड़े बड़े मेटल्स की, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपका NO2 और SO2 प्रोड्यूस होता है प्राइमरली। ठीक है, इन सब में से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो SO2 और NO2 आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दे इंटरैक्ट विद वाटर वेपर इन द टू फॉर्म। तो अभी देखो ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है दैट इज H2O, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से देखो NO2 है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा बोलो? HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। They interact with water vapor in the presence of sunlight to form H2SO4 and HNO3 mist। ठीक है, ये सारे आपके बनाएगा। So H2SO4 and HNO3, और यही भाई साहब रेन होके नीचे गिरेगा। This will fall as rain downwards। ठीक है, the acids mix with rain and fall on earth resulting in acid rain। तो ये भाई साहब एसिड्स क्या होंगे? रेन के साथ मिक्स होंगे और फिर नीचे गिरेंगे, रिजल्टिंग इन एसिड रेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ। ओके 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 ओके। आप देखो, जैसे मैंने आपको बात किया अभी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स आपके स्टोन से बने होते हैं, मार्बल स्टोन से बना हुआ है ताजमहल, ये ताजमहल में अगर एसिड रेन होगा तो ये ऐसे दिखेगा, और इसीलिए हर समय आपको क्लीनिंग करता रहना पड़ेगा। ताजमहल का मेंटेनेंस बहुत हाई है। मेंटेनेंस इसलिए हाई है क्योंकि इसमें रेन तो गिरेगा और रेन में एसिड क्वांटिटी होगी, और वो रेन जो है तो एसिड जो है इसको कोरोड करेगा, इसको वीक बनाएगा, इसकी शाइन को कम कर देगा। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। Statues and structures made up of marble and limestone are slowly corroded due to acid rain। तो जितने भी आपके स्टैचूज हैं और स्ट्रक्चर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन आर स्लोली कोरोडेड ड्यू टू एसिड रेन। ये धीरे धीरे एसिड रेन की वजह से कोरोड होने लगते हैं, और इसीलिए हाई मेंटेनेंस करना पड़ता है इनका। ठीक है, When acid rain falls on marble, both sulfuric acid and nitric acid dissolve marble to form salt। ठीक है, तो आपका देखो सल्फ्यूरिक एसिड बना था, ठीक है, और क्या बना था भाई साहब? नाइट्रिक एसिड। ये मार्बल के साथ डिसॉल्व हो जाता है, मार्बल के साथ मार्बल को डिसॉल्व कर लेता है टू फॉर्म सॉल्ट। इससे क्या फॉर्म होता है भाई साहब? आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन। स्टोन के स्ट्रक्चर्स पे जब भी एसिड रेन होगा तो इस तरीके का इफेक्ट दिखेगा आपको। इन दिस वे एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो इसको करोड करता है। दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज मार्बल कैंसर। इसको मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपने देखो मतलब ताजमहल को हाई मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको हमने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया सो वो येलो होता ही जाएगा और कोई नहीं आएगा इसको देखने के लिए। मार्बल की जो चमक है वो चली जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, सो एसिड रेन अगर इस पे गिरेगा सो दिस फिनोमेना इज नोन एज मार्बल कैंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्टोन्स पे और मार्बल्स पे इफेक्ट होगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। दूसरे आर्टिकल्स मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर स्लोली लूज देयर लस्टर। तो जितने भी आपके गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, गोल्ड से बने हुए और सिल्वर से बने हुए, इन पे अगर एसिड रेन गिरता है तो दे लूज देयर लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक, शाइन। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में जो लस्टर होता है दे लूज इट ऑन अकाउंट ऑफ एसिड रेन। तो आप देखोगे ऐसे पुराने कॉइन्स जो हैं, ठीक है, दे विल लूज देयर लस्टर एंड दे विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है,
सो जितने भी आपके गोल्ड और सिल्वर के चीजें हैं दे लूज देयर लस्टर, लस्टर मतलब उनकी चमक खत्म हो जाती है, ठीक है। सो देखो असली में गोल्ड और सिल्वर के मेटल्स ऐसे दिखेंगे, लेकिन इफ एसिड रेन फॉल्स ऑन देम कंटिन्यूसली देन दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, दे विल लूज देयर लस्टर, ठीक है। ओके, और क्या क्या है भाई साहब, एसिड रेन वॉशेज अ नंबर ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स को अर्थ से वॉश ऑफ कर देता है फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल फिर बंजर हो जाता है। अगर सॉइल में कंटिन्यूसली एसिड रेन गिरेगा तो उसके मिनरल्स खराब हो जाएंगे, ठीक है, सॉइल बंजर बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। व्हाट एल्स, देखो काफी सारे एनिमल्स जो है तो मर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला पहली पहली बरसात के बाद आपको ऐसे मरे हुए फिशेस मिलेंगे, ठीक है, पॉन्ड्स में या लेक्स में, क्योंकि एसिड रेन की वजह से ये सब मर गए, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, सो लॉट ऑफ एसिड रेन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। Okay, what do you mean by marble cancer? So the corrosion of marble due to acid rain is known as marble cancer, ठीक है, corrosion of marble. What is acid rain? Acid rain is formed by let's say ये जितने भी आपके एसिडिक गैसेस होते हैं SO2, CO2, NO2, ये भाई साहब वाटर के साथ एसिड बनाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ एसिड बनाते हैं और ये एसिड रेन होकर गिरता है, ठीक है। ओके, what are the causes of acid rain? So obviously all these gases combine with the water vapor of the atmosphere and fall as acid rain, ठीक है। How does acid rain affect soil and plants? कैसे ये affect करता है soil और plants को? soil को ये भाई साहब बंजर बना देता है, barren बना देता है, ठीक है, soil से minerals को drain out कर देता है। plants they also basically lose their fertility, वो भाई साहब मरने लगते हैं, ठीक है। Okay, now we'll talk about ozone layer, ठीक है, what is ozone layer? So अगर समझ लो बहुत कभी गर्मी है तो वी यूज बेसिकली एन अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला नॉट ओनली सेव अस फ्रॉम रेन बट इवन द सन रेज, तो सन का रेज आता है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अम्ब्रेला बेसिकली सेव्स अस। बट डू यू नो देयर इज अ बिगर अम्ब्रेला मेड बाय नेचर एंड दैट अम्ब्रेला इज दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में जो टॉप लेयर होता है वो होता है किसका, ओजोन का। तो हमारे ऊपर ओजोन लेयर है एज एन अम्ब्रेला विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिंग अस। ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए क्या है भाई साहब, नेचर का अम्ब्रेला है, दिस इज बेसिकली नेचर्स अम्ब्रेला प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनलाइट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट सनलाइट रेज से ये हमको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, सो इट इज कॉल्ड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भाई साहब क्या होता है, ओजोन लेयर, ठीक है, आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर वैसा एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेवल्स हैं, तो एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ये इधर होगा, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर में भाई साहब आपका उसके ऊपर होता है ओजोन लेयर और उसके ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक आपका होता है ट्रोपोस्फियर और इस 10 किलोमीटर के ऊपर होता है आपका ओजोन लेयर, ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर ये आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। सो पहले अर्थ आपके जो सन के रेज हैं दे विल फर्स्ट स्ट्राइक द स्ट्रेटोस्फियर एंड सन रिलीजेस लॉट ऑफ हार्मफुल रेज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल रेज रिलीज करता है, ठीक है, सन। द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर सबसे ज्यादा आपके हार्मफुल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, इट बेसिकली अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। Man-made chemicals releases few gases which are depleting the ozone layer, तो कुछ आपके man-made chemical, तो आपका ozone layer is absorbing most of the ultraviolet harmful rays from the sun and they are not allowing that to reach the earth. If they happen to reach the earth they will cause a lot of diseases including serious diseases like skin cancer, ठीक है। तो मैन मेड केमिकल्स, हमारे बहुत सारे मैन मेड केमिकल्स हैं जो इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर देयर, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आल्सो कॉल्ड एज फ्रियॉन्स, इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दीज आर आल्सो नोन एज फ्रियॉन्स, आर द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन का एक मेन कारण ये है, ठीक है, किससे आया ये, ड्यू टू द depletion of ozone layer the ultraviolet rays of the sun enters the earth, ठीक है। तो बहुत सारे ओजोन लेयर में होल्स हो गए, देयर आर लॉट ऑफ होल्स दैट हैव हैपेंड, तो इसको हम ओजोन लेयर बेसिकली हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ होल्स इन इट, काफी सारे होल्स बन गए, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स कॉज्ड ड्यू टू दिस, तो आपको देखो ओजोन लेयर में बहुत सारे ऐसे होल्स आ गए,
जिसके वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज आर डायरेक्टली रीचिंग द अर्थ एज ऑफ नाउ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, तो आपका भाई साहब स्किन है, देखो स्किन, ये स्किन का हाइपोडर्मिस है, डर्मिस है, एपिडर्मिस है। तो अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी ये सन से आकर हमारे स्किन को इंपैक्ट करेगा, दे विल बेसिकली एंटर द स्किन। ऑन ह्यूमंस स्किन कैंसर, इट कैन कॉज बेसिकली स्किन कैंसर, स्किन में कैंसर क्रिएट करेगा, ठीक है। इफ अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी which are basically a part of sun's rays, they are able to reach the humans, the epidermis, dermis and hypodermis layer of the skin, they can cause skin cancers, ठीक है। और ये तभी होगा जब आपका ओजोन लेयर्स में होल बन जाए, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है, दिस कैन कॉज स्किन कैंसर। आई कैटरैक्ट, देखो आई कैटरैक्ट, ये आईज में ऐसे छानी पड़ जाती है, मतलब आप थोड़े थोड़े ब्लाइंड होने लगते हैं, ठीक है। इट कैन कॉज आई कैटरैक्ट एज वेल, ठीक है। ज्यादा करके कैटरैक्ट ओल्ड एज में होता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, लेकिन यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आई कैटरैक्ट। सनबर्न हो जाते हैं, देखो ऐसे सनबर्न्स होते हैं, ठीक है, दे कैन कॉज सनबर्न्स। प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, मतलब उम्र नहीं हुई है लेकिन एजिंग दिखेगा, स्किन में एजिंग दिखेगा, प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। अब भाई साहब यहां से यहां हो जाएंगे ऐसे। सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपका खराब होने लगेगा। इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन प्लांट्स। रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ, रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ मतलब उतना ज्यादा जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा था वो अभी रुक जाएगा, ठीक है, इट विल नॉट ग्रो फ्रीली। इनहिबिट्स पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रैवल करते हैं और तब फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब बंद हो जाएगा भाई साहब। रिड्यूसेस क्लोरोफिल कंटेंट, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो कम होने लगता है, देखो ग्रीन का ऐसे व्हाइट लीफ दिखने लगेगा आपको, ठीक है, इट रिड्यूसेस क्लोरोफिल कंटेंट। अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, आपके वेजिटेबल्स के क्वालिटी भाई साहब इंपैक्ट हो जाएंगे। इंक्रीजेस हार्मफुल म्यूटेशंस, म्यूटेशंस क्या होते हैं भाई साहब, आपके बैक्टीरियाज और वायरसेस में अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कोरोना, इसमें भाई साहब म्यूटेशन हुआ, इसके वजह से तो इतना चला ये, ठीक है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस आते रहना, ठीक है। सो दिस विल इंक्रीज हार्मफुल म्यूटेशंस, ठीक है, ऑन प्लांट्स। अल्ट्रावायलेट जनरेट फ्री रेडिकल्स इन द सेल विच आर वेरी रिएक्टिव, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज विल जनरेट फ्री रेडिकल्स इन द सेल which are very reactive, they interfere in the normal process that prevent DNA damage, so they ultimately increase the mutation, तो आपका भाई साहब म्यूटेशन बढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो आप देखोगे इस सारे चीजों से तो सारी चीजें इंपैक्ट होंगी भाई साहब, प्लांट्स इंपैक्ट होंगे, तो प्लांट्स को जो खा रहे हैं रैबिट्स वो इंपैक्ट होंगे, रैबिट्स को जो हॉक खा रहा है वो इंपैक्ट होगा, ठीक है, और हॉक को जो भाई साहब अगर ये सब फॉक्सेस खा रहे हैं वो इंपैक्ट होंगे, तो सारे एनिमल्स इंपैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम, ठीक है, द एंटायर इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब बिकॉज प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, तो इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट सच दैट द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ इज थ्रेटेंड, तो पूरा लाइफ ही आपका थ्रेटन हो जाता है, ठीक है, द एंटायर लाइफ साइकिल इज थ्रेटेंड। How is ozone helpful to the environment? Ozone prevents the harmful ultraviolet radiations from the sun to reach us, ठीक है। If they happen to reach us, they will cause a lot of damage, firstly to humans and as well as plants and other animals as well, ठीक है। Which gas is responsible for the depletion of ozone layer? Huh? Which CFC, chlorofluorocarbons, ठीक है, chlorofluorocarbons which are generated from refrigerating units. Which radiations are absorbed by the ozone? कौन से रिजल्ट? अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट A and B. Which state the effects of ultraviolet radiations on plants? तो आपके प्लांट्स का इफेक्ट देखा हमने भाई साहब, कैसे पूरा पूरा इकोसिस्टम ही आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ग्रीन हाउस। व्हाट इज ग्रीन हाउस पीपल, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, द प्लांट्स grow in the soil inside the greenhouse receive radiation from the sun only through glass walls, ठीक है। अभी देखो जैसे समझ लो यहाँ पे ग्लास वॉल्स है, ठीक है, और ऐसे प्लांट मतलब बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, जब प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, तो नर्सरीज में रखा जाता है उनको, देखो, ठीक है, ऐसे ऊपर प्लास्टिक दिया जाता है ऐसे, और उसको नर्सरी मतलब थोड़ा ही लाइट उसमें आना चाहिए, ज्यादा लाइट नहीं आना चाहिए। The plants grown in the soil inside the greenhouse, ये greenhouse है, receive radiation from the sun only through glass walls, तो ऐसे glass walls होते हैं
जिनमें से ये रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं सन से, ठीक है, नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ओके, द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर भाई साहब बढ़ता रहेगा, ठीक है। द रेज cannot escape from the glass walls of the greenhouse, so the temperature inside is higher than the temperature outside, तो टेम्परेचर जो इनसाइड है वो भाई साहब हाइयर है एज कंपेयर टू टेम्परेचर आउटसाइड, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका देखो कुछ ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पे भी होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये ओजोन लेयर है, ट्रोपोस्फीयर है और ये अर्थ है, दिस इज बेसिकली द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, तो स्ट्रेटोस्फीयर पे आया भाई साहब, सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस, तो अर्थ का सरफेस वार्म हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी अर्थ का सरफेस जैसे एज अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ इज अब्सॉर्ब बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो आप समझो यहाँ पे जैसे आपका ये अर्थ है और यहाँ से सन के रेज आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गर्मी जो है तो अब्सॉर्ब होगा और थोड़ा बहुत ये वापस होगा, है ना। द रेज विच आर कमिंग ऑन द अर्थ, अ पार्ट ऑफ इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द अर्थ एंड अ पार्ट ऑफ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ इज अब्सॉर्ब बाय इट and a part is reflected back to the atmosphere, a part is reflected back to the atmosphere, ठीक है। some gases like carbon dioxide, ठीक है, methane, water vapor, nitrous oxide, chlorofluorocarbons have the capacity to trap some of the heat radiations that are reflected from the air, सबसे ज्यादा ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी दूसरे गैसेस भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, जैसे मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप सम ऑफ द हीट रेडिएशन दैट आर रिफ्लेक्ट, तो आप समझिए ये अर्थ है, यहाँ पे भाई साहब ऐसे लाइट आया, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हुआ और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट बैक हुआ, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है इसमें से जो हीट है वो ऑब्जर्व हो रहा है, कौन इस हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, chlorofluorocarbons, they have the capacity to trap some of the heat radiations that are reflected from the earth, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, they will have the capacity to absorb. These gases are called greenhouse gases and the radiation trapped by these gases further warm the earth, इससे भाई साहब क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। This warming effect is known as the greenhouse effect, इसी को हम क्या बोलेंगे, greenhouse effect. Due to greenhouse effect, the average temperature of the Earth's atmosphere gradually increases, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ग्लोबल वार्मिंग फैलता है। ग्लोबल वार्मिंग का पहला नतीजा ये है कि जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, हिमालयन ग्लेशियर्स हो गया या अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हो गए, और अगर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट होने लगेंगे तो हमारा सी लेवल राइज होने लगेगा, और अगर सी लेवल राइज होने लगेगा तो हमारा लैंड का जो प्रोपोर्शन है वो कम होने लगेगा, वी विल हैव लेसर अमाउंट ऑफ लैंड टू स्टे ऑन, ठीक है। ओके, वी विल फिनिश ऑफ टुडे एंड विल कंटिन्यू विद ओके ट्रीटमेंट ऑफ सुवेज, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सुवेज में मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम, एलम मतलब समझते हैं फिटकरी, देखा है आपने, फिटकरी का पत्थर देखा है, राइट, वो ऐसा एक पत्थर होता है, आपने देखा, हाँ हाँ, व्हाइट कलर, कलरलेस भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, तो बेसिकली इट इज, आप अगर देखोगे कभी कभी अगर पापा शेव वूव करते रहेंगे तो उसको लगाते हैं, आप अगर बार्बर शॉप में जाते हैं बाल कटाने के लिए तो कभी कभी वो भी लगाते हैं। फिटकरी बेसिकली एंटीसेप्टिक के हिसाब से यूज होता है। एलम होता है, एलम बोलते हैं, इसका अंग्रेजी नाम भाई साहब एलम है, और इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सारे बैक्टीरियाज को अपने साथ चिपका लेता है, ठीक है। बेसिकली ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टिक टू इट, ठीक है। तो अगर आपने फिटकरी मतलब अगर आपके घर में सुराई वगैरह है और उसके नीचे में आपने फिटकरी रख दिया है तो वो बहुत अच्छा पानी होगा, वो पूरा पानी अपने आप फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, ठीक है, तो आपने समझ लो ये वाटर है भाई साहब और इसमें एक फिटकरी डाल दिया आपने टुकड़ा, ठीक है, तो एलम का ये आपका फिटकरी का टुकड़ा है तो आपका वाटर को ऐसे क्लीन कर देगा ये, ठीक है। इट विल बेसिकली रेंडर द वाटर वेरी गुड, ठीक है। सो आप अपने सुराई जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, अगर आपके घर पे फिल्टर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है, अगर आप सुराई में पानी डालते हैं तो उसमें नीचे एक फिटकरी डाल के रखिए, वो अपने आप प्योर हो जाएगा, ठीक है। इट विल टर्न इट बेसिकली प्योर। वाटर मस्ट बी स्टेरलाइज्ड बाय क्लोरीन, इट किल्स द माइक्रोब्स। तो आपने देखा भाई साहब क्लोरीन का चाहे स्मेल जैसा भी हो, ठीक है, क्लोरीन का स्मेल भाई साहब चाहे जैसा भी हो, बट माइक्रोब्स को किल करने में ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। क्लोरीन इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग द माइक्रोब्स, इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बेसिकली किल्स द माइक्रोब्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मार देता है, ठीक है। सो क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं डालना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए भी उतना ही पॉइजनस है, ठीक है।
ओके, सो आप देखो भाई साहब, इन्फ्लुएंट है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट इसकी जरूरी है, फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये बड़ा आपका मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक्सेस स्लज थिकनिंग। सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पोल्यूटेंट प्रेजेंट। तो आप जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके छोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इतना बड़ा मैसिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है आपका, ठीक है। सो अगर पाया गया कि आपका कोई, समझ लो अभी विशाल ने समझ लो कोई इंडस्ट्री डाली है, ठीक है, और वो भाई साहब क्या कर रहा है, अपना पूरे वेस्ट को किसी रिवर में छोड़ रहा है। अगर ये पाया गया कि विशाल इज नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट बिफोर ही इज डंपिंग द वेस्ट इनटू द वाटर, देन ही माइट बी अरेस्टेड। उसकी कंपनी बंद पड़ सकती है, इंडस्ट्री बंद पड़ सकती है, ठीक है। सो ये गाइडलाइंस हैं आपके जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सो द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट dissolved in the water can be precipitated by suitable chemicals and removed from water। तो ये वैसा प्रेसिपिटेट किया जा सकता है एंड इट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर, ठीक है। सो आपका जो वाटर है, व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ डू नॉट लीव द टैप ओपन। कुछ चीजें हम जो देखिए, क्योंकि हमारा जो पोर्टेबल वाटर है उसका परसेंटेज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 1% ही है, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसका कम से कम मिस यूज मत कीजिए। अभी जैसे रुद्राक्ष है भाई साहब, सुबह सुबह ब्रश करता है और टैप चालू ही रखता है वो, ठीक है। सो व्हाट इज इट, इज नॉट नीडिंग दैट अमाउंट ऑफ वाटर, वैसा चालू ही है, ठीक है। हम ऐसा बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, जब हमने टैप को सब्जी लेकर आए भाई साहब, डाल दिया और टैप चालू रख दिया भाई साहब, फोन पे लगे पड़े हैं भाई साहब, ठीक है। मतलब बाबू यही करता है ना, फोन पे लगा पड़ा है भाई साहब, मम्मी ने बोला सब्जी धो, वो भाई साहब फोन पे लगा पड़ा है और इसे चालू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। जस्ट गिविंग एग्जांपल्स आउट हियर कि ये आपके वाटर वेस्टेज का नमूना है, और ऐसा बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है। आपके बिल्डिंग में वॉचमैन लोग भाई साहब तम्बाकू मिल रहे होंगे, इधर टंकी भर के पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे, मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में आपका वाटर जो है तो इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, उनको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, जबकि एक टैंक पानी वैसा वैसे ही निकल गया, कुछ नहीं करना है, मोटर को बंद करना है बेसिकली, ठीक है, वही उनसे नहीं हो रहा है। तो दे शुड बी, ठीक है, व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ डू नॉट लीव द टैप ओपन। हम वाटर का भाई साहब वेस्टेज ना करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा भाई साहब टैप को ओपन रखना, ये भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। धीरे धीरे कंट्रीज आर गेटिंग ड्राइड अप फॉर वाटर, ठीक है, और भारत भी दूर नहीं है, ठीक है। सूनर और लेटर वाटर विल ऑल्सो गेट ड्राइड अप फ्रॉम इंडिया। तो नेवर pour डाउन द ड्रेन व्हेन देयर मे बी अनदर यूज फॉर इट, सच एज वाटर फ्लोइंग इन अ प्लांट। अभी जैसे आपका देखो घर में पानी है, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं चलो भाई साहब ये गंदा पानी इसको फेंक देते हैं, ठीक है, मत कीजिए ऐसा, प्लांट्स में डालिए उस पानी को, ठीक है, प्लांट्स के लिए अच्छा रहेगा वो। आपने घर में पोछा वोछा लगाया, ठीक है, और भाई साहब उस पानी को फेंक दिया, उसको आप अगर गार्डन वार्डन है उसमें डाल दीजिए आप उस पानी को, वो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है, कम से कम पानी का वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। नेवर पोर वाटर डाउन द ड्रेन व्हेन देयर मे बी अनदर यूज फॉर इट, उसका कोई दूसरा यूज भी हो सकता है, ठीक है, सच एज वाटरिंग अ प्लांट और क्लीनिंग। मैंने उसी दिन कल एक वो देखा, वीडियो देखा जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज में एसी लगा होता है और एसी से पानी निकलता है, जैसे इस बकेट में देखो पानी भरता है, तो उन लोगों ने क्या किया, एसी के पानी के बकेट में ना ऐसा एक टैप लगा के रखा है, टैप, ठीक है, और ये मोटा सा एक पाइप लगा के रखा है। तो ये मोटे से पाइप में पानी जमा होता रहता है, ठीक है, और सुबह सुबह जो उनका सफाई वाला आता है वो ऐसे 5-6 ऐसे फैक्ट्रीज हैं, 5-6 फैक्ट्रीज हैं, मतलब इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें सब में एसी चल रहा होगा, वो फटाफट सबका पानी खोलता है, पानी भरता है और धीरे धीरे उसी पानी से वर्षा वो साफ सफाई करता है, सबकी गाड़ियां भी उसी से धोता है वो, और सबका भाई साहब आपका जो वॉशिंग क्लीनिंग रहता है वो भी उसी से करता है। मतलब अलग से टैप से वो पानी लेता ही नहीं है, इन सब बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स में पानी जमा रहता है एसी का, ठीक है, और उसी पानी को वो खोलता है, उसी पानी को यूज करता है साफ सफाई में, गाड़ियों की साफ सफाई में, जो अंदर का भाई साहब साफ सफाई है वो भी उसी से करता है। तो दैट इज एन इफेक्टिव वे, क्योंकि एसी से नहीं करके अगर आप पूरा दिन भी एसी चलाएंगे तो नहीं करके आपका 4-5 बाल्टी पानी निकल जाएगा, उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, सिवाय फेंकने के उसको आप धोने पोछे और साफ करने में यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली वन इफेक्टिव यूज, ओके। ओके, how is water purified for drinking purposes? How is water purified for drinking purposes? Chlorination. The process is basically known as chlorination, ठीक है। Define the term chlorination. Adding of chlorine to water makes it disinfectant, ठीक है। State the methods used for conservation of water. How can water pollution be controlled? So तमाम measures के बारे में आपको लिखना है, and that basically completes your chapter of pollution,
ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखो भाई साहब क्या है, फटाक। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या होते हैं, देखो स्ट्रेटोस्फीयर होता है और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है, ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होता है और ये ओजोन लेयर जो है तो डिप्लीट होता है, ठीक है। ओके, सो सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, तो सन रेज भाई साहब क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को वार्म करते हैं, ठीक है। तो दे आर सन रेज एज अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ अब्सॉर्ब बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ पे जो सन के रेज गिरते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट अब्सॉर्ब होता है और थोड़ा बहुत पार्ट भाई साहब रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। सो एज अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ इज अब्सॉर्ब बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आपका भाई साहब सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप सम ऑफ द हीट रेडिएशंस दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, तो थोड़ा बहुत हीट रेडिएशंस को ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ गैसेस हैं और इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इनकी मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हीट हमारा एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करते हैं। दीज आर बेसिकली हीट ट्रैपिंग गैसेस, सो दीज आर हीट ट्रैपिंग गैसेस, ठीक है, हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं। सो द what happens is they trap the heat that is there in the atmosphere. Atmosphere is known as the greenhouse effect. तो आपका ये जो वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय दीज गैसेस, ठीक है, दैट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्लियर। So due to the greenhouse effect, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। This is leading to global warming, ठीक है। Causes of increase in greenhouse gases, तो ग्रीन हाउस गैसेस भाई साहब क्या क्या हो गया, जैसे आपका मीथेन हो गया भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो दीज आर ऑल बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। द डोमेस्टिक फ्यूल्स विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू एटमॉस्फेयर, तो आपके जो डोमेस्टिक फ्यूल्स हैं जैसे कोयला हो गया, कोल, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, एंड वुड, ये आपके डोमेस्टिक फ्यूल्स है, ठीक है। इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा जलाएंगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करेगा, अर्थ के ऊपर जो हीट जा रहा है उसको ट्रैप करेगा, ठीक है। सो डोमेस्टिक फ्यूल्स के बर्निंग से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ग्रीन हाउस का इंपैक्ट बढ़ेगा। Coal is burnt in the thermal power plants to generate electricity. This leads to enormous release of carbon dioxide and carbon monoxide. तो कोल से भाई साहब क्या जनरेट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है और दोनों भी आपके हीट को ट्रैप करते हैं। बोथ बेसिकली ट्रैप द हीट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज जनरेटेड। Causes of increase in the greenhouse gases. Deforestation causes imbalance in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. तो आपका भाई साहब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब बाय द ट्रीज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब अब्सॉर्ब करते हैं कौन, ट्रीज अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर हमने ट्रीज को ही काट डाला, ठीक है, इफ वी बेसिकली कट आउट द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इम्बैलेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो आपका एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बिकम लेसर, ओके। With less plants, consumption of carbon dioxide will be less, and due to this, less quantity of oxygen will be released. ठीक है, तो less plants हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी लेस हो जाएगी, and the quantity of oxygen will be released. ठीक है, consequences of global warming. Glaciers will melt at a higher rate. तो glaciers आपके higher rate में melt होंगे, ठीक है, glaciers will start melting at a higher rate. This will lead to the rise in the sea level, resulting in floods and loss of soil. ठीक है, तो आपका glaciers ज़्यादा melt होगा तो ज्यादा फ्लड्स होंगे और इससे क्या होगा, लेवल्स ऑफ सी विल राइज, ठीक है, हायर लेवल्स ऑफ सी हो जाएंगे, मतलब आपको कम जगह मिलेगी रहने के लिए। वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर्स व्हिच हैव बिकम वेरी कॉमन ओवर द ईयर्स। आप देखोगे आज की तारीख में जंगलों में ज्यादा आग लग रही है और जंगलों में अगर आग ज्यादा लगेगी तो फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज होगा, चाहे वो वुड्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, इट विल क्रिएट एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ओके, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट द राइज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। दीज ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द सन्स एनर्जी, ठीक है, एंड मेक द टेम्परेचर्स ऑफ द अर्थ वार्मर देन दे आर,
ठीक है। विच फिनोमिना कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका ग्रीन हाउस फिनोमिना बेसिकली कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। राइट सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो पहला तो हो गया भाई साहब ग्लेशियर्स विल मेल्ट एट अ हायर रेट and this will can cause floods and this can cause the levels of sea to rise and this will cause lesser amount of land area to be there, ठीक है। forest fires is also one effect, ठीक है। methods to control air pollution, भाई साहब methods to control air pollution, instead of using fossil fuels for cooking purposes following must be used। smokeless चूल्हा हम यूज कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। fossil fuels मतलब आप देखो, अगर आप बेसिकली लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह से जलाकर खाना बना रहे हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता है, जिससे भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसको ना यूज करके आप स्मोकलेस चूल्हा यूज कर सकते हैं जिसमें कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। सोलर कुकर्स भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे सोलर कुकर्स होते हैं जिसमें सन की एनर्जी एंट्रैप हो जाती है और इसमें यूज होता है सोलर कुकर्स, ठीक है। बायोगैस प्लांट्स यूज कर सकते, ठीक है, जो आपके भाई साहब गांव खेड़ों में होते हैं, ठीक है। सो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, ठीक है, तो आपके पेट्रोल में अगर लेड की मात्रा कम होगी, अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स। यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को अगर हम यूज करेंगे तो कम एमिशंस होंगे। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल एंड पेट्रोल, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। दीज आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट नीड टू बी यूज्ड, ठीक है। अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स अगर हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो भी होता है। दे कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, इससे काफी सारा नॉइज और एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इंस्टॉल टॉल चिमनीज विद फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज, तो आपने बहुत सारा भाई साहब टॉल चिमनीज रख दिया है और यहाँ पे फिल्टर्स रख दिए, ठीक है। अगर आपने टॉल चिमनीज रखा है तो ऐसे फिल्टर्स रख दिए ताकि भाई साहब आपका एयर पोल्यूशन ना हो, ठीक है। अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, तो आपके रेसिडेंशियल एरिया से दूर हम इनको स्टैब्लिश करते हैं। मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा ट्रीज आपका प्लांट करना, एफोरेस्टेशन, ठीक है। अंडरटेक प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव का प्रोग्राम। डू नॉट बर्न ड्राई वेजिटेबल वेस्ट रादर कलेक्टेड इन पिट एंड मेक कंपोस्ट, तो इसको बर्न ना किया जाए और इन ड्राई वेजिटेबल वेस्ट को हम भाई साहब कैस्ट में करेंगे, पिट में डालेंगे और उसको कंपोस्टिंग करेंगे, उससे आपका बहुत सारा कंपोस्टिंग से बहुत सारा कुछ फर्टिलाइजर बन सकता है, ठीक है। और क्या क्या तरीके से स्टिकिंग टू पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड अडॉप्टिंग यूरो 4 स्टैंडर्ड्स, तो आपके देखो ये आपका जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, सो आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें पीयूसी लगाना पड़ता है ना। पीयूसी का मतलब समझते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट पंप में पीयूसी नहीं लगा हुआ है तो आप पे फाइन हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर आपको पकड़ा तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। तो पीयूसी जब आप कराते हैं तो आपको एक सर्टिफाइड वो मिलता है, सर्टिफिकेट टाइप का छोटा सा मिलता है, जिसको आप बेसिक अपने पर्स में रख सकते हैं। तो वो दिखाना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस को, हमने कराया हुआ है। तो हर 6 महीने में आप अगर गाड़ियों का पीयूसी कराते रहेंगे तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहेगा। बीच में एक नियम जारी हुआ था कि जिसका भी पीयूसी नहीं रहेगा गाड़ी में उसको पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक नियम हुआ था बीच में। तो दिस इज बेसिकली वन थिंग आउट देयर। एनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स, ठीक है, द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज शुड रेगुलरली मॉनिटर एयर क्वालिटी एट वेरियस लोकेशंस। सो अलग अलग जगहों पे एयर की क्वालिटी क्या है, कितने आपके पॉइजनस गैसेस हैं एयर में, या एयर आपका प्योर है कि नहीं, इसको रेगुलरली मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वन महोत्सव, तो व्हाट आर द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है, पीयूसी अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, व्हीकल्स में सीएनजी का यूज करना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपका सन सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट वाटर एंड इट्स पोल्यूशन। अभी देखो वाटर जो है वो हमारे लिए, एयर जो वाटर है वो सिर्फ 1% ही है, ठीक है, ओनली 1% ऑफ द एंटायर वाटर विच इज अवेलेबल टू अस इज पोर्टेबल वाटर, ठीक है। सिर्फ आपका 1% पानी ही पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब यूजेबल है, अपने लाइफ पर्पसेस के लिए पूरे वाटर से आप सिर्फ 1% पानी ही यूज कर सकते हैं, ओनली 1% इज पोर्टेबल। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स ऑन द अर्थ, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कंपाउंड है ये, ठीक है। अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, लेकिन ये सारा पानी हम यूज नहीं कर सकते, ज्यादा करके ये सी वाटर है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट यूज इट। About 75% of the Earth's surface is covered with water,
and we cannot use it. ठीक है, okay. All living beings need water to carry out their life processes. Thus, water can also be called as a supporter of life. सारे तमाम जितने भी जंतु प्राणी हैं सबको भाई साहब वाटर लगेगा टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस. तो हम इसको बोल सकते हैं वाटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सपोर्टर ऑफ लाइफ. लाइफ का ये क्या है, आपका सपोर्टर है. ठीक है, लाइफ का सपोर्टर है. सोर्सेज ऑफ वाटर भाई साहब क्या क्या हो गया आपके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. सरफेस वाटर है भाई साहब, ग्राउंड वाटर है, देन वी हैव सॉल्टी वाटर. तो सरफेस वाटर पे आते हैं भाई साहब जो आपके लेक्स है. ठीक है, दीज आर सरफेस वाटर्स. ठीक है, देन वी हैव स्प्रिंग्स, then we have waterfalls, then we have rivers, then we have streams. All these are basically sources of water. ठीक है, ground water is obtained with the help of wells. जब आप कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदने में आप एक डीप पे जाकर आपको वाटर मिल जाता है और इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. ठीक है, इट इज obtained with the help of digging wells. तो ये वेल्स से आपको मिलता है भाई साहब. salty water is obtained from, तो इसका कोई कमी नहीं है. salty water is abundantly available in all seas and oceans that we have around the world. Salty water is abundantly available. तो seas और oceans में ये abundantly available है. Water pollution is defined as the change in the normal properties of water by the presence of foreign materials. तो जो भी आपके foreign materials हैं उनके addition से आपके water में क्या create होता है भाई साहब, water pollution create होता है. ठीक है, जो चीजें water में नहीं होनी चाहिए वो अगर हो जाती हैं तो इससे water pollution create होता है. The substances, foreign materials that pollute water are known as water pollutant. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट एक हो गया आपका डायरेक्ट, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट. डायरेक्ट सोर्स इज एफ्लुएंट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली एमिटेड इनटू द अर्बन वाटर सप्लाईज. ठीक है, सो डायरेक्ट सोर्स इज एफ्लुएंट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी. अभी ह्यूमन एक्टिविटी मतलब गार्बेज का रिलीज होना, घर का कचरा वाटर में रिलीज होना. ठीक है, वेरियस एमिटेड इनटू अर्बन वाटर सप्लाईज. अर्बन वाटर सप्लाईज में जब हम डायरेक्टली कचरा ठोक देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डायरेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब देखो फैक्ट्रीज से जो एमिशन होता है. ठीक है, फैक्ट्रीज से, रिफाइनरीज से, ये सब जो एमिशंस होते हैं. ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, ये इनडायरेक्ट तरीके से हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. वी आर बेसिकली पोल्यूटिंग देम इनडायरेक्टली. इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड, तो ये सॉरी ये डायरेक्ट हैं आपके. ठीक है, डायरेक्ट हो गया आपके फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये आपके डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन हो गए. इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड कंटामिनेंट्स दैट एंटर द वाटर सप्लाई फ्रॉम सॉइल, ग्राउंड वाटर सिस्टम्स एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाया रेन वाटर. तो इन सब चीजों से जो वाटर में एंटर होता है, ठीक है, कंटामिनेंट्स दैट एंटर वाटर सप्लाई फ्रॉम सॉइल से एंटर होना. ठीक है, और क्या भाई साहब, ग्राउंड वाटर सिस्टम से एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर वाया रेन वाटर. ठीक है, ये सब आपके इनडायरेक्ट सिस्टम से. ठीक है, तो जैसे आपका भाई साहब ये सारी चीजों से जो एंटर हो रहा है. ओके, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? व्हाई वाटर इज नोन एज अ सपोर्टर ऑफ लाइफ? बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग will need water for its sustenance, for its life to be kept. ठीक है, what do you mean by water pollution? The contamination of water, ठीक है, is known as water pollution, which makes it मतलब unconsumable. How does water gets polluted? It can be polluted directly or indirectly. Direct pollution मतलब आपका ह्यूमन एक्टिविटी से पोल्यूशन, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, इन सब चीजों से जब वाटर का पोल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट पोल्यूशन. इनडायरेक्ट पोल्यूशन मतलब ग्राउंड वाटर से पोल्यूशन, आपके रेन वाटर से पोल्यूशन, इन सब चीजों से जब पोल्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पोल्यूशन. ठीक है, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? ह्यूमन एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल वेस्ट also pollute water to a large extent and are responsible for many diseases. इससे काफी सारे तरीके के डिजीज हो सकते हैं. डोमेस्टिक सीवेज इन बिग सिटीज इज रिलीज इनटू रिवर्स. तो आपके बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता है? डोमेस्टिक सीवेज जो कचरा है पूरे शहर का, उसको हम किस में रिलीज कर देते हैं? रिवर्स में. क्योंकि रिवर्स फ्लोइंग वाटर है तो हमको लगता है कि भाई साहब वो कैरी करके लेकर जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा चौकअप और जाम हो जाता है. ठीक है, सो डोमेस्टिक सीवेज मतलब कचरा इन बिग सिटीज इज रिलीज इनटू रिवर्स. रिवर्स में हम इसको रिलीज कर देते हैं. ठीक है, सीवेज प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड बैक्टीरिया. कचरे से क्या जाता है भाई साहब? आपका एल्गे और बैक्टीरिया कंटेंट वाटर में बढ़ने लगता है. सीवेज प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड बैक्टीरिया विच यूज अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. और एल्गे और बैक्टीरिया क्या करते हैं? क्योंकि वो प्राणी है तो दे विल यूज अप अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. ठीक है, तो वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर विल कीप ऑन ड्रॉपिंग. ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर विल कीप ऑन ड्रॉपिंग.
हर बार Domestic sewage in big cities is released into rivers. Sewage promotes the growth of algae and bacteria. तो sewage से क्या promote होता है भाई साहब? Growth of algae and bacteria which use up a large amount of oxygen dissolved in water. तो धीरे धीरे भाई साहब ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में कम होता जाता है, ठीक है? It keeps on decreasing, ठीक है? This causes depletion of oxygen in water. Domestic sewage in big cities is released into rivers. This leads to death of aquatic animals. बहुत बड़ी तादाद में एक्वाटिक एनिमल्स का डेथ होता है, ठीक है? मछलियां बहुत बड़ी तादाद में मरती है। दीज आर रियल फोटोज, ठीक है? कि जब आपका डोमेस्टिक सीवेज हम वाटर में रिलीज करते हैं, द एनवायरमेंट फॉर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम्स पॉइजनस। ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सीवेज जब हम छोड़ते हैं वाटर में तो इसमें क्या होता है, एल्गे और बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रमोट होता है, और एल्गे और बैक्टीरिया जब बढ़ेंगे तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो लेस होता जाएगा, और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो अगर लेस होता जाएगा तो इन सारे प्राणियों को तकलीफ हो जाएगी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हेन ह्यूज नंबर्स ऑफ फिशेस विल स्टार्ट डाइंग, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग दैट हैपेंस, ओके? कॉजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है? और क्या क्या भाई साहब इफेक्ट है? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है? अगर आप रिवर्स और पॉन्ड्स में बहुत ज्यादा मात्रा में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स कर रहे हैं तो भी भाई साहब होता है, ठीक है? एग्रीकल्चरल वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। फर्टिलाइजर्स का रिलीज होना, ठीक है? दिस विल ऑल्सो पॉल्यूट द अंडरग्राउंड। व्हेन दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इट हार्म्स द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें भाई साहब ह्यूमन बॉडी का हार्म होता है। The chemicals present in this water enters the body of aquatic animals. तो ये जो chemicals present होते हैं, ठीक है, in this water it enters the body of aquatic animals, and that's when it causes problems. ठीक है? This may lead to the death of aquatic animals. Oil spills from oil tankers in high seas. बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जो सीज में, उनमें से अगर ऑयल स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, सो इससे भी काफी, और होता ही है, ठीक है? बड़े बड़े टैंकर्स में लीकेज हो गया, थोड़ा सा लीकेज हो गया, पूरा तेल जो है तो निकल गया बाहर, ठीक है? ये जो ऑयल स्पिल होता है इससे काफी भाई साहब आपके फिशेस वगैरह डाई आउट हो जाते हैं, दे विल डाई, ठीक है? ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स, ऑयल स्पिल्स आर वेरी हार्मफुल टू मरीन लाइफ, a huge amount of marine life will die. Pollution of water by acid is also harmful to aquatic life. एसिड जो हम रिलीज करते हैं या ऊपर से जो एसिड रेन होता है, ठीक है, एसिड रेन्स जो होते हैं जो वाटर के ऊपर गिरते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू लाइफ, ठीक है? द क्लीनिंग अप ऑफ ऑयल स्पिल्स ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू मरीन हैबिटेट, ठीक है? काफी भाई साहब आपका मरीन हैबिटेट मर जाता है इससे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या कर सकते हैं हम? Bathing and washing of clothes near water bodies like lakes, ponds and rivers should be avoided. तो जितने भी आपके वाटर बॉडीज हैं उनमें लेक्स हो या पॉन्ड्स हो या रिवर्स हो, ठीक है, तो उसमें बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स शुड बी अवॉइडेड। ये नहीं होना चाहिए, बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स शुड बी एब्सोल्युटली अवॉइडेड, ओके? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेज बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। तो जितने भी आपके डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट है, ठीक है, मतलब जितना भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडी इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो बिफोर बीइंग रिलीज इनटू वाटर बॉडीज। यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स शुड बी एनकरेज्ड, ठीक है? तो जितने भी आपके इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं, दे शुड बी एनकरेज्ड, ठीक है? दे शुड बी एनकरेज्ड। पोर्टेबल वाटर हम किसको बोलते हैं भाई साहब? पोर्टेबल वाटर मतलब आपका यूजेबल वाटर, यूजेबल वाटर है जो पोर्टेबल वाटर मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एक्सेट्रा, ठीक है? द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है? दिस वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस एंड इट इज प्योर एंड फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स, ठीक है? इट इज प्योर एंड फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स। द वाटर टू बी कंसिडर्ड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इट शुड हैव द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या होने चाहिए भाई साहब, ठीक है? इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ओडरलेस। जो आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, खाने पीने के लिए जो आप वाटर यूज करते हैं, ठीक है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, घुला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब आर पार दिखे, ठीक है? और क्या होना चाहिए? कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, एंड ओडरलेस, उसमें कोई महक भी नहीं आनी चाहिए। जो वाटर होता है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए और ओडरलेस भी होना चाहिए, तभी जाकर वो प्योर होगा। It should be free from suspended impurities,
हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल केमिकल से ये फ्री होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाउ कैन वाटर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वैसा वाटर पोल्यूशन को, बाय इंश्योरिंग दैट डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉट पम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। दूसरा, बाय अवॉइडिंग टू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स अराउंड वाटर बॉडीज, ठीक है। इससे हम वाटर पोल्यूशन को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिफाइन द टर्म्स पोल्यूटेड वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। व्हाट इज पोल्यूटेड वाटर? Water which is contaminated by different types of pollutants, acids, by different types of acids, bacteria, etc. is known as polluted water. Potable water क्या हो जाएगा? Usable water. The water which can be consumed, that is called potable water. How human activities cause water pollution? Bathing of clothes, ठीक है, taking a bath or washing of clothes, ठीक है, ये एक होता है भाई साहब। और क्या है? By releasing domestic sewage into water, by releasing industrial sewage into water. तो ये आपके सारे एक्टिविटीज हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन? हाउ इज एक्वेटिक लाइफ, कैसे अफेक्ट होता है भाई साहब वाटर पोल्यूशन से? ओके, रिलीज ऑफ सीवेज आपका क्या हो जाता है भाई साहब? इफ यू रिलीज डोमेस्टिक सीवेज इनटू वाटर बॉडीज, व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ algae and bacteria, and algae and bacteria will ensure that the levels of oxygen in water are decreased, and if the levels of oxygen in water are decreased, it will lead to the death of all these aquatic life, ठीक है, which are dependent on that oxygen. Okay, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, आपका जो लेक्स या रिवर्स या स्ट्रीम्स होते हैं उसमें से वाटर को निकाल के बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद आप तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। It is subjected to many types of treatment and then it reaches you, ठीक है। Okay, so this is water from lakes. आपके पास flocculants होते हैं, these are basically flocculants, ठीक है, these are flocculants. And what does these flocculants do? Water is stored in flocculation tank. तो आपके ऐसे बड़े बड़े flocculation tanks होते हैं which helps in forming in lumps of dirt and other particles to stick together so that can be removed. तो क्या होता है वैसा? फोम होता है, झाग होता है ना, झाग। झाग आपके जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तब भी झाग होता है, ठीक है। ये झाग क्या होता है? सारे डर्ट को भाई साहब ऊपर लेकर आता है, ठीक है। तो आपके इन सारे यूनिट्स में भी क्या होता है? वाटर का जो पूरा डर्ट है वो ऊपर तक आ जाता है, which helps in the formation of lumps of dirt and other particles to stick together so that it can be removed. इसके बाद भाई साहब आपका वाटर जाता है कहाँ पे? Where does the water go? इसका होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है मतलब जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, भारी चीजें। व्हाट इज अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज टैंक्स सो दैट, ठीक है, सो दैट द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज सेटल डाउन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आप एक वाटर को क्या करेंगे, बहुत देर तक ऐसे ही रख देंगे तो उसमें जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे। सो वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम in big tanks, because of which whatever dirt particles are there which are insoluble and heavier will settle down at the bottom. This process of settling down at the bottom is known as sedimentation. तो आपके जितने भी ऐसे particles which are suspended in water, they will settle down at the bottom. तो यहाँ पे आपको more clearer water मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका sedimentation. Then filtration पे जाते हैं हम, ठीक है। So filtration का process क्या है? Water is passed through filter beds. तो फिल्टर बेड्स होते हैं टू रिमूव ऑल दी अदर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, ठीक है। तो वाटर को हम फिल्टर बेड से पास करते हैं और भी जितने भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगे वो भी भाई साहब डिसॉल्व हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फिल्टरेशन। तो आपने भाई साहब देखो, जैसे अगर फिल्टर पेपर आप यूज करेंगे, आप उसमें से पानी डालेंगे तो आपको एकदम क्लियर वाटर मिल जाएगा और आपको काफी सारी गंदगी इस फिल्टर पेपर में मिल जाएगी, छांक देता है वो पानी को, ठीक है। सो वाटर इज पास थ्रू फिल्टर बेड्स टू रिमूव ऑल अदर insoluble impurities. This process is called as filtration, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब फिल्टरेशन। इसके बाद वाटर जाता है डिसइंफेक्शन। वाटर इज क्लोरीनेटेड बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन। देखिए क्लोरीन हमारे शरीर के लिए भी पॉइजन है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े टैंक में थोड़ा सा एक ड्रॉप क्लोरीन हम डालते हैं। और ये क्लोरीन जरूरी इसलिए है क्योंकि क्लोरीन का जो बास है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये जितने भी आपके। आप स्विमिंग पूल में गए हैं, स्विमिंग पूल में एक बास आता है, देखो एक अजीब सा स्मेल आएगा, है ना, वो स्मेल बेसिकली क्लोरीन का स्मेल है। आपके बिल्डिंग्स में भी जब ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है तो एक स्मेल आता है,
वो स्मेल आपका क्लोरीन का स्मेल है, ठीक है। ये क्लोरीन का स्मेल जो बैक्टीरिया है ज़्यादा करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दे डाई आउट, ठीक है। तो वाटर इज क्लोरीनेटेड, तो क्लोरीन आपके शरीर के लिए भी पॉइजन है, लेकिन बहुत समझ लो इतना बड़ा अगर कोई टैंक होगा तो 2 ड्रॉप क्लोरीन उसमें बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है डिसइंफेक्शन के लिए। वाटर इज क्लोरीनेटेड बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी प्रेजेंट इन इट एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज में भाई साहब अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा उसको इस क्लोरीन से भगाया जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद भाई साहब वाटर किस में जाता है, स्टोरेज ऑफ क्लीन वाटर। यहाँ पे भाई साहब टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ऊपर ऐसे टैंक्स रहते हैं जहाँ पे स्टोर किया जाता है क्लीन वाटर को, और इसी क्लीन वाटर को डोमेस्टिक सप्लाई में हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब इसको क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू हाउस होल्ड। So water is made or rather subjected to so many types of treatments before it reaches the final household, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट होम, तो आपका भाई साहब अगर होम में आप हैं तो पहला आपका हो गया बॉइलिंग का प्रोसेस। बॉइलिंग वाटर इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। सबसे आसान तरीका है भाई साहब वाटर को बॉयल करके पियो, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। It should be boiled at 100 degrees centigrade for at least 10 to 15 minutes to kill harmful microorganisms. जितने भी आपके harmful microorganisms होंगे उनको किल करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, 2 मेजर सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन आर सीवेज, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिफोर इट इज पुट टू यूज। तो आपका जितना भी सीवेज है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज आपका भाई साहब कचरा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द वाटर बिफोर इट इज पुट टू यूज, ठीक है। हम बिफोर वाटर को यूज में डालें। ट्रीटमेंट ऑफ सुवेज कैसे करेंगे भाई साहब, आपका सुवेज मस्ट बी चर्न्ड, ठीक है, सुवेज मस्ट बी चर्न्ड एंड द चर्न सुवेज इज पास इनटू अ टैंक विद अ जेंटल स्लोप, ठीक है, एक ऐसा जेंटल सा स्लोप रहता है, ठीक है, उसमें हम इसको पास करते हैं। हैवियर पार्टिकल्स विल व्हाट, हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस किसका है भाई साहब, सेडिमेंटेशन का, ठीक है। सेडिमेंटेशन होता है हैवियर पार्टिकल्स का सेटल डाउन होने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो हैवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, ठीक है, एंड फाइनली दिस वाटर फ्लोइंग डाउन इज रिलेटिवली प्योर, ये आपका ज्यादा करके प्योर ही होगा, ठीक है, दिस वाटर विल बी रिलेटिवली प्योर। ट्रीटमेंट ऑफ सुवेज, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम ऑल्सो हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन। एलम मतलब समझते हैं, व्हाट इज एलम? Introduction. The little girl is crying. She is finding difficult to breathe. See this old man. He lives in the busy area of a city. He is suffering from lung disease. Air pollution is the root cause for their sickness. In this lesson, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to explain air pollution, its sources, its harmful effects, and its prevention. Explain depletion of ozone layer. Describe greenhouse effect. Explain the formation of acid rain. Air is necessary for our lives. But air is getting polluted day by day due to presence of unwanted substances in it. Now you would like to know from where these substances come. These are released when fuels burn in vehicles or factories and power plants produce them as gaseous wastes. Which substances pollute air? The toxic gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. These are often released by the engines of vehicles like trucks and buses. Sometimes they may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. These gases can make healthy people sick and sick people even worse. They affect your eyes and throat. In some cases, they can permanently damage your lungs and even cause cancer. Have you heard of smog? Smog is made up of smoke and fog. Smoke generally contains oxides of nitrogen and other air pollutants. The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough, and wheezing in children.
Let us learn about ozone layer. It is a layer of ozone gas in the upper atmosphere of Earth. What is its role? It protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. Things like air conditioner, refrigerators, and fire extinguishers release chlorofluorocarbons, CFCs, into the atmosphere and create holes in the ozone layer. CFCs are another type of air pollutants. What can we do to reduce the ozone hole? We can replace CFCs with less harmful substances to save the ozone layer from depletion. These are the images of Statue of Liberty in New York and Taj Mahal in Agra. They are badly damaged due to acid rain. Do you know what causes acid rain? Industries and vehicles release toxic gases like sulfur dioxide and nitric oxide into the atmosphere. These gases react with the water vapors present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid, which fall as acid rain. What can reduce the acidic rain? Use of clean fuels like compressed natural gas, CNG, and liquefied petroleum gas, LPG, can reduce the acidity of rain. It's freezing. This may ruin the plants. You know, there is a way to save these plants from this extreme cold. What is that? We can use greenhouse effect to protect them from cold. What is greenhouse effect? See this house. This has so many glass panes. This is called greenhouse. When solar rays come into this house, heat up the air inside it. That hot air is trapped inside, which makes nice warm and humid environment for plants to grow. Similarly, the greenhouse gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide in the atmosphere act like glass panes. When the sun's radiation reaches our atmosphere, some rays are reflected back into space and some are trapped into greenhouse gases, causing the atmosphere of the Earth to warm up. Global warming means Earth is heating up. Scientists believe that Earth's temperature is going to increase even more in coming years. Scientists say that the greenhouse gases like carbon dioxide trap the heat from sun and increase the temperature of Earth's atmosphere. Can you imagine the consequences of heating of Earth's atmosphere? It will melt the ice at poles, causing the sea levels to rise, which could flood the low-lying areas, thus affecting the habitats of plants, animals, and people. Students, can you tell what should we do to reduce air pollution? There are many things we can do. We can use clean fuels such as CNG, LPG, and unleaded petrol. Instead of fossil fuels, we can use solar energy, hydropower, and wind energy. We can also plant new trees. Rather than burning the dry leaves, we can put them in a compost pit. We can walk more, switch over to bicycles for covering small distances, and use public conveyances. Summary. Let us summarize what we have learned. Air pollution is the contamination of air by unwanted substances. Air pollutants are the substances that pollute air. Carbon monoxide, nitrogen oxides, carbon dioxide, methane, and sulfur dioxide are the major pollutants of air. Increasing levels of greenhouse gases like CO2 are leading to global warming. Introduction. See this lake. Earlier this was a tourist spot. Now people avoid coming here. What is responsible for it? Yes, it is the foul-smelling polluted water of the lake. Objectives.
At the end of this lesson, you'll be able to define water pollution, describe the sources of water pollution, describe the harmful effects of pollution, discuss the measures of pollution prevention. Water is an essential part of human, animal, and plant life. Living things cannot live without water. It is said that life originated in water and gradually shifted to land. But the connection and importance of water still remains the same. Water is essential for every living organism to grow and flourish. Look at these activities. What is common in these activities? Yes, you are correct. All these activities highlight the uses of water. We know that 70% of the Earth's surface is covered with water, and it is the most precious natural resource on our planet. Do you know from where this water comes? It comes from natural sources like lakes, rivers, and oceans. However, look at what we are doing to these resources. Let us take the example of River Ganga. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. Recently, Worldwide Fund for Nature WWF found that Ganga is one of the 10 most polluted rivers in the world. The polluted water of the resources may contain bacteria, viruses, fungi, and parasites which cause diseases like cholera, typhoid, and jaundice. Let us look at the sources of water pollution. Pollution enters a water body as acid rain, eroded soil, runoff containing fertilizers and pesticides, as chemicals released from industries, and other waste from cities and towns. The chemicals released from industries like arsenic, lead, and fluorides lead to toxicity in plants and animals. Often the factories and power plants use normal water to cool their machinery and then release hot water. It heats up the water body and aquatic animals die in it. Have you seen ponds which look green from a distance? This is due to algae grown in it. Do you know how these algae grow in the pond? During rainfall, large amount of fertilizers get washed from the fields and fall on the ponds and rivers. These washed-off fertilizers act as nutrients for algae to flourish. When these algae die, they serve as food for the decomposers like bacteria. Bacteria use up most of the oxygen in the water, and as a result, the fish and other aquatic animals die due to lack of oxygen. Also, people bathe, wash clothes, and defecate in the rivers and ponds. They also throw garbage, flowers, and non-biodegradable polythene bags into the river. Many rivers have become dead due to a high level of pollution, and aquatic life cannot survive in them. The waste materials that pollute the water are called water pollutants. What are you doing? You should not drink water from here. But why? It is clean water. Water that looks clean may still have disease-carrying microorganisms and dissolved impurities which can cause illness. Really? Yes, you should drink purified water to stay safe. Water which is suitable for drinking is called potable water. Water can be made safe for drinking. Can you tell why we boil water before drinking? Because boiling kills the harmful microorganisms present in the water. Another method of purifying water is chlorination. It is a chemical method. It is done by adding chlorine tablets to the water. Students, you need to help to control water pollution. These are some simple ways. Do not dispose of polluted water directly into rivers and lakes before its treatment.
Reuse water that is used for washing vegetables for watering the plants in the garden. Reduce, reuse, and recycle should be our mantra to control water pollution. Government also took measures to prevent the water pollution of rivers of the country. For example, Ganga Action Plan was launched in 1985. It aimed to reduce the pollution levels in the river. Summary. Let us summarize what we have learned. Water pollution is the contamination of water by substances harmful to life. Sewage, agricultural chemicals, and industrial wastes are some of the major contaminants of water. Water which is purified and fit for drinking is known as potable water. It is necessary to take measures to prevent water pollution in order to have safe drinking water and the water for other uses.